Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to learn the passive of this particular example. तो आइए सीखते हैं, समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को. There is an example, he hoped to get a prize. अब इसके साथ you have got three options here, A, B, C. पता ये लगाना है कि इस दिए गए क्वेश्चन के लिए कौन सा पैसिव स्ट्रक्चर होगा. तो इसका आंसर तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आंसर होगा C. क्वेश्चन ये है वो दोनों क्यों नहीं होगा. आइए वन बाय वन करके इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. जैसे किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अगर हमें बनाना है तो जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट पता कर लीजिए, उसका वर्ब पता कर लीजिए और ऑब्जेक्ट पता कर लीजिए. सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो यही है. अब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं. सब्जेक्ट को अगर ये डूअर है, डूअर मतलब काम को करने वाला, डूअर सब्जेक्ट अगर बन जाता है तो बाय प्रीपोजिशन लगा के बाद में लगा देते हैं. और जो ये वर्ब होता है इसी वर्ब को बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के हम बना देते हैं. ये आप लोगों को पता ही होगा, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट. तो वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है. इस सेंटेंस में हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि है क्या. तो एज वी ऑल नो दिस इज द सब्जेक्ट. इसी सेंटेंस में जो होप है वो वर्ब है, वर्ब भी मिल गया. हमें अब ये पता करना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. तो अगर आपको लगता है कि नहीं टू गेट ऑब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है. पूरी की पूरी बात ही ऑब्जेक्ट है जो कि एक इन्फिनेटिव फ्रेज बन गई है. तो हमें पता है अगर इन्फिनेटिव फ्रेज अगर ऑब्जेक्ट बन जाए तो उस वक्त जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो उसके लिए इट सब्जेक्ट को लिखते हैं. क्या यूज़ करते हैं? इट. ऐसा कोई इन्फिनेटिव फ्रेज अगर दिख जाए, हालांकि आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं अगर ऑप्शन में रहे तो, लेकिन वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है. तो ऐसे अगर इन्फिनेटिव फ्रेज पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख गया जो कि ऑब्जेक्ट बन गया है होप वर्ब का, जो कि मेन वर्ब है इसमें, तो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए इट. तो इसके बेसिस पे एक बात तो क्लियर हो गया कि इस कॉन्सेप्ट पे ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है. तो ये समझना है. देख लीजिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है इस होप का, इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो ऑब्जेक्ट बना है वो प्राइज है. ये प्राइज को यहाँ बनाया गया सब्जेक्ट, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट ये मान लिया गया. लेकिन जैसा कि आप देख ले रहे हैं कि प्राइज वर्ड जो कि एक नाउन है ये होप का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस नॉन फाइनाइट वर्ब गेट का ऑब्जेक्ट है. मानेंगे इस बात को? तो वो तो पैसे स्ट्रक्चर ही गलत हो गया कि आप लगाए हैं ऑब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का, आप पैसे बना दिए हैं मेन वर्ब का जो कि फाइनाइट वर्ब है. तो दिस इज इनकरेक्ट. ये गया. अब क्वेश्चन ये उठता है यहां पर कि अगर इट से दोनों शुरू हुए हैं तो फिर बी वाले को क्यों नहीं सही माना गया, सी को ही क्यों सही माना गया. तो आइए इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं. कॉन्सेप्ट ये है इसका कि मैंने आपको कहीं ना कहीं पिछली वीडियोज में पढ़ाया जरूर है. एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं. आई वॉन्ट टू गो, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल को अगर समझना है तो समझना ये है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है. तो मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ये एक नॉन फाइन सॉरी ये जो वांट आपने लिखा है दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. अब मुझे इतना पता है कि आप लोग को इतना आइडिया होगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है. तो इफ देयर इज नो नाउन और प्रोनाउन बिटवीन द फाइनाइट वर्ब एंड द नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इन दोनों ही वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है यही वाला सब्जेक्ट. यानी वांट का सब्जेक्ट भी आए ही है और इसका सब्जेक्ट भी आए ही है, यानी मैं ही चाहता हूं और मैं ही जाऊंगा. ये बात तो क्लियर हो गई है आप लोगों को. अब यहां से हट करके मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और समझाना चाहता हूं, फिर घूम करके तुरंत यहां चले आएंगे. ठीक है. वो एग्जांपल हमारा ये है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, यू आर अ सिंगर इज नॉट ट्रू. हालांकि ऐसे क्वेश्चन से पेपर में आते हैं आपके, लेकिन वो एरर डिटेक्शन में आते हैं. एक काम करता हूं ना, जब सीख ही रहे हैं तो इसको एरर डिटेक्शन में कर ही लें. इसे बोल देता हूं ए, ये हो गया बी, दिस पार्ट इज कॉल्ड सी एंड द लास्ट ऑप्शन इज नो एरर, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन एग्जाम्पल इज राइट और रॉन्ग. एक बार आप देख लीजिए इसे. फिलहाल मैं बता देता हूं कि द गिवन सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट. द सेंटेंस रिक्वायर्स एन इम्प्रूवमेंट. वो इम्प्रूवमेंट है कहाँ? वो है ऑप्शन नंबर ए में. ऑप्शन नंबर ए में करना क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को एक कंजंक्शन लगा देना है दैट. अब आप इस बात से शायद अग्री ना करें. क्वेश्चन ये है कि दैट लगाया ही क्यों, तो सही लग रहा है. आइए भी समझते हैं. मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यू वर्क हार्ड, ठीक है, फुल स्टॉप. और एक दूसरा मैंने फुल स्टॉप में लगाने वाला, लेकिन मान लीजिए आप दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, यू विल गेट
गुड मार्क्स। ये दो स्टेटमेंट हैं हमारे, यहां मैंने फुल स्टॉप लगाया नहीं। अब जब ये दो स्टेटमेंट हैं, अगर फुल स्टॉप के साथ लिखे हैं तब तो ये आपके दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों एक ही में बन जाए, तब ये स्टेटमेंट नहीं कहे जाएंगे। इन दैट केस दे विल बी कॉल्ड अ क्लॉज। एक क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज ये हो गया। अब हमें पता है कि किसी भी दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए वी नीड अ कंजंक्शन, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ क्लॉजेज यहां आप देख रहे हैं n है, तो जो कंजंक्शन होगा उसका वो n-1 होगा। क्यों? क्लॉज अगर 2 है तो एक कंजंक्शन चाहिए, क्लॉज 3 है तो 2 कंजंक्शन चाहिए, क्लॉज 4 है तो 3 कंजंक्शन चाहिए। भाई दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए वी नीड अ कंजंक्शन। यहाँ पे मीनिंग के बेसिस पे हमें समझ में आ रहा है कि ये एक कंडीशन है और इस कंडीशन के बाद आया हुआ वो एक रिजल्ट है, तो हम यहाँ पे एक कंजंक्शन लगा देंगे इफ, क्योंकि यही होता है क्लॉज को जोड़ने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए। अब ये जो क्लॉज बने हैं, इस क्लॉज में जिसके बारे में हम बात करते हैं दैट बिकम्स द सब्जेक्ट, और जो ये हिस्सा बच जाता है दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। इन द सेम वे यू इज द सब्जेक्ट एंड विल गेट गुड मार्क्स विल बी द प्रेडिकेट। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, दो प्रेडिकेट्स हैं इंडिपेंडेंटली, तो दोनों को जोड़ने के लिए वी नीड अ कंजंक्शन। तो यहाँ पे मीनिंग के बेसिस पे मैंने लगा दिया इफ। अब इस सेंटेंस में जरा ध्यान से आइए, देखिए तो इसमें है क्या, क्या ऐसा कुछ यहाँ पे है? तो आप पाएंगे कि हाँ है। ये यू बनेगा सब्जेक्ट और आर अ सिंगल विल बी द प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस का ये जो हिस्सा है दैट बिकम्स द क्लॉज। यहां देख रहे हैं इज नॉट ट्रू, तो दिस इज द प्रेडिकेट। तो एज वी ऑल नो इफ देयर इज अ प्रेडिकेट वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। तो इज नॉट ट्रू ये बात सही नहीं है, तो व्हाट इज नॉट ट्रू, तो आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी क्लॉज जो कि पूरी की पूरी एक बात है, यानी कि ये जो क्लॉज है ये खुद में एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट को रख रहा है, और ये क्लॉज खुद ही, हमें पता है कि जो नाउन क्लॉजेज होते हैं वो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, तो नाउन हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो ही सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज बना इस वाले वर्ब के लिए, ये नाउन क्लॉज बन गया। इस वाले वर्ब के लिए बता रहा हूं मैं नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज है तो उसी वर्ब के लिए क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक सब्जेक्ट ये, एक प्रेडिकेट ये, एक क्लॉज, एक प्रेडिकेट ये हो गया और ये पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट बन गया, दो क्लॉज। तो जैसा कि हमने देखा ही है कि इफ देयर आर टू क्लॉजेज, टू कनेक्ट टू क्लॉजेज वी मस्ट हैव अ कंजंक्शन। तो यहां पे अगर आपने दैट नहीं लगाया था तो दैट कंजंक्शन वाज मिसिंग, जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था। तो मीनिंग के बेसिस पे मैंने वहां पे कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। क्लियर हो गया? अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक बात और समझ लीजिए, अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, इट इज नॉट ट्रू दैट you are a singer, it is not true that you are a singer। मान लेते हैं कि हमारा एक सेंटेंस है, यहां आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मुझे पता है, बट मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिकॉज आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आई विल कम टू दैट पॉइंट एंड आफ्टर रिलेटिंग बोथ द पॉइंट्स आई विल टेल यू व्हाई आंसर नंबर सी इज करेक्ट। तो इसको समझने के लिए हमें जो है कि उसको समझना पड़ेगा डिटेल में। तो समझिए जरा, लुक एट द सेंटेंस केयरफुली एंड यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। दैट इज अ कंजंक्शन हियर। अगर कंजंक्शन है तो देयर मस्ट बी टू क्लॉजेज, one clause is here and the other is here. In this particular clause it is the subject and this is the predicate. Here you is the subject and are a singer is the predicate. दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। कोई भी दो क्लॉजेज है इंडिपेंडेंट है, कोई खास मैसेज नहीं दिया गया तो दैट से जोड़ सकते हैं उसको। इन जनरल ये कंजंक्शन के वीडियोज में मैंने पढ़ाया है। इट इज अ प्रोनाउन। इफ आई से इट इज नॉट ट्रू, तो आप पूछेंगे ना सर व्हाट इज नॉट ट्रू, तो आपको पता चलेगा कि दैट यू आर अ सिंगर, यही बोलेंगे आप। यानी कि वो जो इट है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज यानी इट को हम किसी क्लॉज को रेफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। तो अब इसी इट की जगह पे ये पूरी की पूरी बात है दैट यू आर अ सिंगर। तो उस सेंटेंस में क्या किया गया है, इस इट को हटा दिया गया है, और ये जो दैट यू आर अ सिंगर है इसी को हटा के वहां रख दिया गया है। लेकिन रखते समय रखने वाला ये भूल गया था, ऑफकोर्स मैंने ही रखा है, दैट लगाना भूल गया, दैट लगा दिया। तब उम्मीद करता हूं कि दैट क्यों से ये आपको समझ में आया होगा, ये वुड क्यों से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई होगी कि जो इट है ये इट इज इक्विवेलेंट टू अ नाउन क्लॉज ऑल्सो। अब आते हैं थोड़ा पीछे। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, अगर इसके पहले और मेन वर्ब के बाद में, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इन दोनों के बीच में अगर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दिया है
जो सब्जेक्ट होता है मेन वर्ब का यानी फाइनाइट वर्ब का, वही सब्जेक्ट बन जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। ये बात तो क्लियर है। अब इधर आइए, मैंने क्या बताया कि अगर कोई वर्ब दिया है और उसका ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाए तो सेंटेंस को हम शुरू करते हैं इट से। अच्छा माना जाता है, सब्जेक्ट हमारा छोटा होता है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए बना देते हैं। तो हमने इट लगा दिया, तो इट वॉज होप्ड एंड इट वॉज होप्ड, ये दो बातें हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो इट लगाया गया है, ये इट किसी न किसी मैसेज को तो रेफर किया होगा, वो नाउन रहा होगा। अब वो नाउन इक्विवेलेंट चाहे नाउन क्लॉज हो, चाहे नाउन फ्रेज हो, चाहे खुद नाउन हो। तो यहां आप पा रहे हैं कि अगर इट लगाना है हमें तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ नाउन क्लॉज। तो जाहिर सी बात है कि इस सेंटेंस में भी जब इट लगा है तो उसको रिप्लेस करने वाली जो बात होगी वो एक नाउन क्लॉज होगी, और वो फ्रेज बन गया आपका, इसलिए इसको हमने काट दिया। अब बात आया कि यही क्यों बना, आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन पैटर्न यही क्यों बना। यहाँ पे देखिए, ये मेन वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस मेन वर्ब और इस नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में सिंस देयर इज नो नाउन और प्रोनाउन, दैट इज व्हाई वी कंसीडर ही टू बी द सब्जेक्ट ऑफ होप्ड एंड टू गेट। दोनों का सब्जेक्ट हम उसी को मानेंगे, यानी ये वाला पैटर्न बन गया। इस बात को अगर क्लॉज के हेल्प से इलेबोरेट करना हो तो कैसे करेंगे हम, जरा देखिए। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ही होप्ड। अब भाई जब आगे क्लॉज बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट तो ही है, आगे जब हम जोड़ेंगे क्लॉज के लिए तो कंजंक्शन दैट भी लगाना पड़ेगा हमें। इस ही को जब आप यहां लगाएंगे तो अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब को हटा करके फाइनाइट वर्ब बनाना पड़ेगा, जो कि मेन वर्ब बनेगा। इस केस में करना क्या पड़ेगा आपको कि आपने जो भी चीज करने को होप किया है वो जब आपने होप किया होगा उसके आगे रहा होगा, यानी दैट इज द फ्यूचरिस्टिक इवेंट। लेकिन तो फ्यूचरिस्टिक इवेंट के लिए फिर विल और शैल होंगे आपके पॉसिबिलिटीज, लेकिन यहाँ पे होप्ड है तो हमें पता है कि विल का शैल का पॉसिबिलिटी के केस में हम वुड यूज कर लेते हैं, या जरूरत पड़ने पे शुड यूज कर लेते हैं। यहाँ एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी है, इसलिए विल ना यूज करके हम वुड यूज करेंगे। सब्जेक्ट तो लग गया वुड, ये बन गया मॉडल। मॉडल के बाद मेन वर्ब आता है तो नॉन फाइनाइट फिर वो रहेगा ही नहीं आपका, तो टू हट जाएगा, गेट लगा देंगे, अब प्राइज। यानी वो जो सेंटेंस लिखा है ऑब्जेक्ट नॉन इन्फिनेटिव फ्रेज के जगह पे, उसी इन्फिनेटिव फ्रेज को हमने रिप्लेस कर लिया यहाँ पे इस क्लॉज से, जो कि नाउन क्लॉज है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पूरा ये हो गया। तो अब हमें पता है कि अब इसको या तो ऐसे बना दें, दैट ही वुड गेट अ प्राइज वॉज होप्ड बाई हिम, लेकिन इतने बड़े सब्जेक्ट को हम प्रीफर नहीं करते तो छोटा वर्ड लगा लेते हैं, वो वर्ड हो जाता है प्रोनाउन इट। इट को लगा दिया, इट वॉज होप्ड, दैट कंजंक्शन वैसे ही रहने दिया, दैट ही वुड गेट अ प्राइज। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। एंड आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच।